नमस्कार सभी को। एक बार फिर से हम बात कर रहे थे पॉलिटी की। और पॉलिटी की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। पिछली क्लासों में हमने जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र तक सारी चीज कवर कर ली। अगली क्लास के अंदर हम जो है वो पिछले 4 टॉपिक्स को हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपकी जो पॉलिटी की जो समस्या है उसका एक स्थायी समाधान निकालने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार से। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जहां से आपको ये पीपीटी मिल जाती है। और इसके साथ साथ अपना ऐप में जो है वहां पर भी ये अवेलेबल हो रहा है, तो सारी चीजें आप जो है वो ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं मूल अधिकार की। देखिए, सबसे पहला प्रश्न मूल अधिकार से यही लिया जाता है जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो ये जो मूल अधिकार है ये भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका से इनको लिया गया है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। पहली चीज हमें याद रखनी है। दूसरा क्या होता है कि कई बार ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम उल्लेख मूल अधिकार जो है उनका सबसे पहले उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के राजा जो थे जॉर्ज जो है, उन्होंने 1215 में एक अधिकार पत्र निकाला था। बस ये जो अधिकार पत्र था वहीं से मूल अधिकारों को की शुरुआत मानी जाती है। और इन मूल अधिकार, ये जो अधिकार पत्र था उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। इस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। तो यहां से जो है वो स्टार्ट अपने होता है। अब भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं कि भाई भारतीय संविधान में जो है वो अमेरिका से तो ले लिए गए, लेकिन अमेरिका से लेने के साथ साथ ये जो मूल अधिकार है ये कहां पे जो है वो भारतीय संविधान में है? तो भारतीय संविधान में आपको भाग याद रखना है, भाग 3 के अंदर अनुच्छेद आपके आता है 12 से 35। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 जो है उनके अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। सबसे मेन चीज तो यहाँ पे ये बात ध्यान आपको रखनी है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने मूल अधिकार थे, क्या थे। उससे पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख जो किया गया वह उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा 1928 की नेहरू रिपोर्ट। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, मोतीलाल नेहरू ने निकाली थी। इस रिपोर्ट के अंदर जो पहली बार जो है वो मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। इसमें यह कहा गया ठीक है, फर्स्ट टाइम इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। इसमें यह कहा गया कि भारतीय जो नागरिक हैं उनको संविधान के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, यह बात नेहरू रिपोर्ट में कही गई। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आता है 1931 में कराची अधिवेशन। हाँ भाई, 1931 का जो कराची अधिवेशन था वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसका अधिवेशन था? ये कांग्रेस का अधिवेशन था। ये किसका था? कांग्रेस का अधिवेशन था। और ये जो अधिवेशन था इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, और ये जो प्रस्ताव था इस प्रस्ताव में 8 मूल अधिकारों की बात की। आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट 1928 आई उसके अंदर मूल अधिकारों का प्रोविजन करने की बात कही गई। फिर 1931 का जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था उसके अंदर पहली बार जो है वो 8 मूल अधिकार गिनाए गए कि ये मूल अधिकार जो है वो भारतीय लोगों को प्राप्त होने
चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, आपको यहाँ पे कई बार इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। ये पूछा जाता है भाई कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। कराची अधिवेशन जिसमें मूल अधिकारों की पहली बार बात की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। फिर देखिए संविधान सभा बनी, जो हमने पढ़ी। संविधान सभा कुछ समितियों के माध्यम से काम करती थी, हमने बात करी। तो ये जो संविधान सभा थी, इसमें मूल अधिकारों से संबंधित 2 समितियां थी। संविधान सभा में मूल अधिकारों से रिलेटेड 2 समितियां थी। वैसे तो 8 बड़ी समितियां थी, हमने बात करी और प्रत्येक का बता दिया पिछले संविधान सभा को जब हमने डिटेल में पढ़ा तब। अब संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित कितनी समितियां थी, तो भाई 2 समितियां थी। एक थी मूल अधिकार समिति और एक थी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इस समिति के, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और इसके थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसके थे जेबी कृपलानी। आपके जो मूल अधिकारों से रिलेटेड जो सारे फैक्ट है ना, सारे फैक्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। एक भी चीज इससे बाहर नहीं जाने वाली, इतना डीपली पढ़ लीजिए, खूब हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया भाई, मूल अधिकारों की हमने बात करी। तो उसके बाद में भारतीय संविधान जो है उसमें भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख कर दिया गया। अब मूल अधिकारों से रिलेटेड हमने ये जो सारी बातें अभी करी, इनको एक बार थोड़ा सा वापस हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद अच्छी तरह से रह जाए, ठीक है। हाँ भाई देखो, सबसे पहले शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। इसको याद कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से ले गए, अमेरिका से ले गए, ठीक है। दूसरी बात आती है कि सबसे पहले उल्लेख कहां पे है, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज ने 1215 में जो है वो अधिकार पत्र दिया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है, उसमें उल्लेख है। उसके बाद में आता है कि भारतीय संविधान में कहा उल्लेख है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 जो है उसके अंदर जो है वो इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर आता है कि भारत, इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास की बात 1928 की नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, उस कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने 8 मूल अधिकारों का एक प्रस्ताव पेश किया और ये जो मूल अधिकार थे इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इस अधिवेशन के, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि भाई कराची अधिवेशन के बाद में संविधान सभा में 2 समितियां बनी, उन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 समितियों के नाम थे मूल अधिकार समिति और एक थी मूल अधिकार उप समिति। तो मूल अधिकार जो समिति थी मेन बड़ी, उसका तो अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी। तो भाई अपनी बात हो गई कि भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर किस चीज का उल्लेख है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का उल्लेख है। ये हमने बात कर ली। अब इस भाग 3 के बारे में आप एक चीज और लिख लो, ये भाग 3 जो है इसको क्या कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, भाग 3 को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संविधान का मैग्ना कार्टा। इसके साथ साथ एक चीज और याद रख लो कि ये जो भाग 3 है इसको कहा गया है संविधान की आत्मा। ये संविधान की आत्मा किसने कहा, JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा,
जवाहरलाल नेहरू ने। अगर प्रश्न ये आ जाता है, इस जवाहरलाल नेहरू नहीं आके इनकी जगह आ जाता है बी आर अम्बेडकर। भाई बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा? तो बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान की आत्मा कहा। बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा? अनुच्छेद 21 को। तो भाई मेन चीज ये है कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकारों का उल्लेख है। क्योंकि 1215 में जब किंग जॉर्ज ने मूल अधिकारों का लेटर जारी किया था तो उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए भारतीय संविधान में ये जो भाग है जिसमें मूल अधिकार है, इसको भी क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, और अंबेडकर जो है उन्होंने अनुच्छेद 21 को, ठीक है, उसको क्या की संज्ञा दी है? उसको दी है संविधान की आत्मा की संज्ञा। बी आर अम्बेडकर ने किसको कहा? अनुच्छेद 21 को कहा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार, तो देखिए मूल संविधान की दो प्रकार से आएगा कि सबसे पहले भाई मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में टोटल कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। लेकिन एक मूल अधिकार को अब हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपके मूल अधिकार हो गए भाई कितने? 6। ठीक है, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में मूल अधिकार हो गए कितने? 6। तो भाई एक हट गया, ये जो हटाया गया उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिसको हटाया उसकी बात करते हैं। तो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। देखो संपत्ति के अधिकार पहले मूल संविधान में था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो देखते हैं कौन कौन सा संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटाया गया है। तो उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है उसका उल्लेख कहां था? पहले तो हम ये बात करेंगे कि मूल संविधान में इसका कहां प्रोविजन था। तो इसका जो उल्लेख था, इसका उल्लेख था भाई आपके 19(1)(f) में और अनुच्छेद 31 में। 2 अनुच्छेद ऐसे थे जहां पे संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। 19(1)(f) और अनुच्छेद 31, 2 के अंदर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कब हटाया? तो इसको हटाया 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसके माध्यम से जो है इसको हटा दिया गया, और इसको हटाकर अब क्या बना दिया गया? भाग 12 में अनुच्छेद 300 के, भाग 12 में आपका आता है अनुच्छेद 300 के में इसका उल्लेख कर दिया गया। तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कि पहले प्रोविजन कहा था 19(1)(f) और 31 में उल्लेख था। ठीक है, अब इसको हटा के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के में कर दिया गया। अब पहले ये क्या था? पहले ये मूल अधिकार था, और अब ये क्या है? अब इसको क्या बना दिया गया? अब इसको बना दिया गया आपका वैधानिक अधिकार। संवैधानिक या वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। ठीक है, तो एक इसको पूरा हटा दिया गया। अब बात एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि भाई पहले मूल अधिकार था, अब वैधानिक अधिकार है, तो फर्क क्या है दोनों में? तो फर्क सिर्फ इतना है कि मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अगर हनन होता है तो व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 226 के तहत हाई कोर्ट जो है, और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीधा, लेकिन इसके लिए नहीं जा सकता। इसके लिए जो है वो कानूनन अधिकार है उसको, तो मूल अधिकारों के हनन वाला मामला इसमें बनता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संपत्ति का
अधिकार। अब बात करते हैं कि जो 6 अधिकार है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरी बात क्या आती है, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपके हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। तीसरा आपके अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 व 24, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद में चौथा अधिकार की बात करेंगे, 4th नंबर पे आपके आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। उसके बाद में 5वें नंबर पे आपके आ जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये आता है आपके अनुच्छेद 29 और 30। और उसके बाद में छठा जो है वो अधिकार बच गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका एकमात्र अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। तो भाई ये आपके वर्तमान में अधिकार आपको दिए गए, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि मूल संविधान में 60 से अभी 6 है, ठीक है। 42 अपन कह सकते हैं कि जो एक हटाया गया उसकी बात करेंगे तो वो था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 1F और अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 19 1F और अनुच्छेद 31 में प्रावधान था, ठीक है। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ और इसके अंदर जो है इसको भाग 12 अनुच्छेद 300 क में स्थापित कर दिया गया। यहां से इसको हटा दिया गया, पहले मूल अधिकार था, अब बना दिया गया संवैधानिक अधिकार। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक चीज और याद रख सकते हो कि जब ये संविधान संशोधन हुआ ना तब प्रधानमंत्री तो थे मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। फिर बच गए अपने 6 मूल अधिकार। अब आपको 6 मूल अधिकार याद होने चाहिए, इसके साथ साथ वो किस अनुच्छेद के तहत है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो एक बार शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। भाग समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो आपके आता है अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 32 में है। तो ये क्लियर हो गया सारा का सारा यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। देखिए मूल अधिकारों को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी प्रकृति को समझ लेते हैं। प्रकृति में क्या होता है कि किस एंगल से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें हर एंगल को कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मूल अधिकारों की प्रकृति की बात करेंगे हम। प्रकृति में सिर्फ फैक्चुअल चीजें हम यहाँ पे ले रहे हैं। पहली चीज यहाँ पे क्या बात आ रही है कि कुछ मूल अधिकार क्या है, सकारात्मक है, और कुछ मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक।
कुछ मूलाधिकार सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, ये तो आपको भी पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से अनुच्छेद सकारात्मक है और कौन से अनुच्छेद नकारात्मक है। सकारात्मक वो होते हैं जो व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, ठीक है, व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। और नकारात्मक वो होते हैं जो व्यक्ति पर प्रतिबंध, युक्त प्रतिबंध लगाते हैं या राज्य पे प्रतिबंध लगाते हैं। तो सकारात्मक के अंदर कौन से अनुच्छेद आएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। 19, उसके बाद में आएगा 23, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये सारे के सारे अनुच्छेद जो है वो क्या है, सकारात्मक है। शेष जो बच गए वो शेष सारे अनुच्छेद जो है वो क्या है, नकारात्मक है। अब पिछली बार आरएस प्री में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि भाई नागरिकों को प्राप्त कौन से हैं और विदेशियों को प्राप्त कौन से, दो बाय हुआ था ना। तो ऐसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सकारात्मक है और कौन से नकारात्मक है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमें याद रखना है व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण, और एक होता है राज्य के विरुद्ध संरक्षण। व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण और दूसरा होता है राज्य के विरुद्ध संरक्षण। अब व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की बात करें तो 15, 2, 17, 23 और 24, ये आपको 4 अनुच्छेद याद रखने हैं। ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। बाकी सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं, शेष अनुच्छेद जो है वो राज्य के विरुद्ध आपको संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, व्यक्ति के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध, ठीक है। फिर आपका प्रश्न आता है तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से निकलता है। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में है केवल नागरिकों को प्राप्त। एक होता है केवल नागरिकों को प्राप्त और दूसरे होते हैं नागरिक प्लस विदेशी, सभी को प्राप्त। ये आप पूछा गया था आपके आरएस प्री 2024 में। आरएस प्री 2024 में ये पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो अनुच्छेद है वो किसको प्राप्त है, ये अनुच्छेद आपके नागरिकों को प्राप्त है। और शेष जो बच गए वो सारे के सारे किसको प्राप्त है, वो आपके नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, ठीक है। शेष बच गए वो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो भाई ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपके बन जाता है, सबसे मोस्ट प्रश्न आपके यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है। एक बार इसको फिर शॉर्ट में जो है वो रिवाइज कर लो। पहला कि भाई सकारात्मक तो कौन से होता है, नकारात्मक कौन से होता है। सकारात्मक अनुच्छेद याद रखना है 19 और 25 से लेकर 30 तक सारे 19, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। ये तो सकारात्मक हो गए और नकारात्मक में इनके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे नकारात्मक में आ गए, ठीक है। फिर आता है व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करते हैं। ऐसे अनुच्छेद जो व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करते हैं तो वो है 15, 2, 17 और 23 तथा 24। 15, 2, 17 तथा 23 और 24 और शेष जो बच गए वो राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करते हैं। और एक आपके आरएस 2024 में आया ही था, कौन सा, कि केवल नागरिकों को प्राप्त और नागरिक प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त, ठीक है। तो नागरिकों के 15, 16, 19, 29 और 30, 17 नहीं है 19 है, 15, 16, 19, 29 और 30 और शेष बच गए वो किसको प्राप्त कर देंगे, वो विदेशियों को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें 3 अनुच्छेद और निकाल लेना, अनुच्छेद 17, 18 और 32। ये अनुच्छेद जो है ना 3, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तो इनका जो है वो यदा कदा इस्तेमाल होता है, तो इन पे इतना वो विशेष नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने को ध्यान रखना है ये 15, 16, 19, 29 और 30 और शेष बच गए वो किसको, दोनों को
प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनकी प्रकृति, मूल अधिकारों की प्रकृति। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक एक और लेंगे, फिर मूल अधिकारों को स्टार्ट कर लेंगे। अगला टॉपिक क्या है? आपातकालीन प्रभाव। देखो, क्वेश्चन का एंगल कैसे भी हो, आपको हर प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार रहना है, और इसीलिए चाहे कैसे भी पूछे आपको उसी तरह से अपने को जवाब देना है। एक बार हाँ भाई, आपातकालीन प्रभाव में सबसे पहले तो आप ये देखो, हमने जब भाग पढ़े थे ना, उसमें हमने पढ़ा था कि ये सॉरी सोर्स पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। वो कहां से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज पढ़ी थी, और दो अनुच्छेद थे 358 और 359। 358 और 359 थे कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव। ये प्रावधान कहां से लिए गए थे? जर्मनी से लिए गए। और 358 और 359 दो ही अनुच्छेद इसके अंदर है। अब हम देखते हैं क्या पड़ता है प्रभाव। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल की। तो आपातकाल जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की यहां पे बात हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल दो तरह से लगता है। पहला होता है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण। पहला होता है युद्ध और बाह्य आक्रमण, ठीक है। और दूसरा होता है सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अब आपको यहां पे ध्यान रखना, सबसे पहले अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 का क्या होता है? स्वतः निरस्त हो जाता है। ठीक है। और सशस्त्र विद्रोह है तो फिर अनुच्छेद 19 स्वतः निरस्त नहीं होता है। आगे बात समझ में? ये जो चीज है, ये दो 19 से संबंधित बातें हैं, ये कहां पे लिखी है? ये अनुच्छेद 358 में लिखी है। ये कहां पे लिखी है? अनुच्छेद 358 में। अभी इसको क्लियर कर लो आप कि सबसे पहले आपातकालीन प्रोविजन कहां से लिए गए? तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए, ठीक है। और आपातकालीन प्रावधान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपातकालीन प्रावधान तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव हो गया? अनुच्छेद 358 और 359 वो कहां से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिए गए, ठीक है। उसके बाद में यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो दो प्रकार से लगता है। एक होता है युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, कोई बाहर से आक्रमण हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो राष्ट्रीय अनुच्छेद 19 है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई कोई ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा हुआ है तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः निरस्त नहीं होता है, उसे निरस्त करना पड़ता है। ये किस चीज में लिखा है? 358 में लिखा है। अब 359 भी एक और है। 359 में आपको लिखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 2 में अभी जो लिखा हूं वो मोस्ट है, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार राष्ट्रपति
क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, निरस्त कर सकता है, जो भी है। बस ये चीज आपको याद रखना। 359 क्या कह रहा है आपको, ये देख लो। ये कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति जो है उसको ये अधिकार है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर से सारे मूल अधिकारों को वो निरस्त कर सकता है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 359 में लिखा है। तो 58 में क्या है? ये भी आ गया। 59 में क्या है? ये भी आ गया। तो अब यहां से एक प्रश्न निकलता है कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो आपातकालीन परिस्थितियों में भी निरस्त नहीं होते? तो ये हो गए 20 और 21, कभी निरस्त नहीं होते। अनुच्छेद 20 अपराधों में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है वो कभी समाप्त नहीं होते। आई बात समझ में? आपातकालीन प्रावधान आपके दो ही हैं, 358 और 359। डेफिनेटली आपको याद हो गए होंगे, कोई विशेष बात नहीं है। जब युद्ध और बाहरी आक्रमण होता है तो 19 अपने आप निरस्त हो जाएगा। अगर सशस्त्र विद्रोह है तो 19 अपने आप निरस्त नहीं होगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कौन निकालेंगे? राष्ट्रपति निकालेंगे। ठीक है, 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है और राष्ट्रपति को यदि लगता है तो वो सारे मूल अधिकारों को निरस्त कर सकता है, लेकिन दो मूल अधिकार निरस्त नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अब बस ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार। हमने देखो शुरू से क्या क्या चीजें यहाँ पे देखी, एक बार शॉर्ट में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज स्टार्ट हमने किया यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद में हमें आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने किस बात की कि भाई कहां से मिला मूल अधिकार, अमेरिका से आए, मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, वो सारी चीजें हुई, नेहरू रिपोर्ट, भारतीय इसका संवैधानिक प्रावधान वगैरह जो भी सारी चीजें थी हमने बात कर ली। उसके बाद में हमने नेक्स्ट बात करी कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात करी कि भाई भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, ये हमने बात करी। उसके बाद में नेक्स्ट में हम गए प्रकृति की, कि कौन से सकारात्मक है, कौन से नकारात्मक है, कौन से विदेशियों को प्राप्त है, कौन से भारतीयों को प्राप्त है। और उसके बाद में नेक्स्ट में अभी हमने बात करी कि आपातकालीन स्थिति में भारतीय संविधान के में जो मूल अधिकार हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 12। स्टार्ट कहां से करते हैं? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 कहता है, अब एक एक अनुच्छेद चलेंगे भाई। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई। अब 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 से 35 तक एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, किसमें क्या है, किसमें क्या है, यही मूल अधिकार हो गए। तो 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अब राज्य में कौन कौन आएगा, ये चीज कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो आएगी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और संसद। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगी राज्य सरकार व विधानमंडल। तीसरे नंबर पे आएगी, पहले पे केंद्र सरकार, दूसरे पे राज्य सरकार, तीसरे पे आएगी स्थानीय निकाय। चौथे नंबर पे आएंगे सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक में उपक्रम में कौन से आते हैं? जैसे ओएनजीसी है, गेल है। ठीक है, और 5वें नंबर पे आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित अन्य। ये जो 5 जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ये 5 जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, ये जो सारे के सारे हैं वो किस में शामिल होंगे? राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, स्थानीय निकाय हो गए, उसके बाद में सार्वजनिक उपक्रम जैसे ओएनजीसी, गेल, एलआईसी, इस तरह के जो है ना वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे।
और उसके बाद में होंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित जो अन्य है, जिस विभिन्न वादों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो घोषित किए हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो आपको ये सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से कौन अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है, आपको ये सारे याद रहने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हम और करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायालय। जैसे दो तीन अलग अलग हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि शिक्षण संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको घोषित किया है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो 95% अनुदान लेती है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो 95% तक राज्यों से अनुदान लेती है, तो वो क्या कहलाएंगी, ये राज्य की परिभाषा में आएंगी, ये राज्य कहलाती है। आई बात समझ में? ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो 95% तक अनुदान लेती है वो राज्य कहलाती है। एक देखो इंटरेस्टिंग यहां पे है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्य नहीं है। राष्ट्रपति जो है वो राज्य की परिभाषा में नहीं है। या है कहीं राष्ट्रपति का उल्लेख? नहीं है। केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, है ना। राष्ट्रपति राज्य की परिभाषा में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति एक काम जब करता है तो वो राज्य की परिभाषा में आ जाता है। राष्ट्रपति जब 359 के तहत आदेश जारी करता है, आदेश जारी करे तो वह राज्य कहलाता है। आगे बात समझ में? जो शिक्षण संस्थाएं 95% तक राज्य से अनुदान लेती है वो राज्य की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, वो राज्य की परिभाषा में आती है। दूसरी चीज आती है कि राष्ट्रपति राज्य की परिभाषा में नहीं है, लेकिन जब वो 359 के तहत आदेश जारी करता है तो वह राज्य कहलाता है। 359 में कौन से आदेश थे? मूल अधिकारों का निलंबन, अभी हमने पिछली स्लाइड में बात करी इसमें, तो वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलो। उसके बाद में देखो एक आता है अपना न्यायालय, कोर्ट। कहीं है इसमें नाम है? जुडिशरी का नाम है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। न्यायालय जो है वो राज्य नहीं है, वो राज्य की श्रेणी में नहीं है। तो न्यायालय राज्य की श्रेणी में है नहीं है, तो न्यायालय से जुड़ा कोई अधिकारी कर्मचारी राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बनती है जब न्यायालय का जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो राज्य की श्रेणी में आ जाता है। एक परिस्थिति ऐसी बनती है, कब आती है? जब वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखिए थोड़ा सिलेबस लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने अगर इस अपनी ये जो सीरीज जो है ना पॉलिटी की, अगर इसको देखा ना तो आपको गारंटेड है और दूसरी किताबें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा तो फिर आप कोई शोध कर रहे हो ना, वही अलग बात है। बाकी अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो SI हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, वीडियो, कोई भी एग्जाम राजस्थान या भारत की जो है, उसमें आपको पॉलिटी में इसके अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप चैनल को कंटिन्यू देखें। रोज हम एक क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आप 1 घंटा निकालना है डेली। कोई ज्यादा वो है नहीं कि भाई अपन को बहुत ज्यादा लोड इसमें लेना है। और उसके बाद में ये जो PPT आपके पास सामने है, ये जो नोट्स आपके सामने बन रहे हैं, यही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ऐप के ऊपर सारे डाले हुए हैं, टेलीग्राम पे भी कुछ डाले हुए हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी जो है ये सारे के सारे सीक्वेंस में डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स इनसे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि यार इनको प्रिंट निकलवाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप अपनी कॉपी में भी इनको उतार सकते हैं। ठीक है, तो आपकी पॉलिटी पूरी क्लियर हो जाएगी, कहीं भी आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो भाई बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो जब क्या करता है, वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तब वो क्या कहलाता है? तब वह राज्य कहलाता है, तब वो राज्य की परिभाषा में आता है।
तो ये दो विशेष तौर से अलग तीन चीजें अलग थी, इसलिए मैंने स्पेशल बताई आपको कि एक तो शिक्षण संस्थाएं अगर 95% से कम अनुदान लेती है तो नहीं आएंगी, लेकिन 95% अनुदान लेती है तो राज्य कहलाती है, राज्य की परिभाषा में आती है। राष्ट्रपति राज्य नहीं होता है, लेकिन अगर वो 359 के तहत आपका ऑर्डर जारी करता है, आदेश जारी करता है, तो वो राज्य कहलाता है। उसके बाद में आता है कि न्यायालय जो है वो राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन जब न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो फिर वो राज्य की श्रेणी में काउंट होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 जो था उसमें क्या थी, राज्य की परिभाषा है। अब एक फैक्ट और यहां से देख लो कि संविधान में राज्य की परिभाषा कहां मिलती है। संविधान में राज्य की जो परिभाषा है वो कहां मिलती है, ये चीज आपको देखनी है। तो एक तो आपने अभी पढ़ा अनुच्छेद 12 में मिलती है, ठीक है जी। दूसरा मिलती है अनुच्छेद 36 में, और तीसरी मिलती है अनुच्छेद 152 में। तीन जगह राज्य का नाम मिलता है, तीन जगह राज्य की परिभाषा मिलती है। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है भाई। क्वेश्चन आजकल ट्रेंड जो बदला है ना, वो ऐसे ही पूछा जाता है कि संविधान में राज्य की परिभाषा कहां मिलती है। तो अनुच्छेद सबसे पहले 12, 36 और 152, 12, 36 और 152 में मिलते हैं। कि भाई समझ में आ रहा है सभी को? भाई अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कर दो, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा है तो भी कर दो कि भाई आप जो है ना इसमें ये चेंज करें, तो हम उसमें भी चेंज करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 12 हो गया, अब आते हैं अनुच्छेद 13। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, समय लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का अल्पीकरण है, या ये कह सकते हैं न्यूनीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, शॉर्ट में आपको याद रखना है कि विधि। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है, विधि लिखी है, कौन कौन सी विधियां हैं वो, और मेनली वो विधियां हैं जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, न्यूनीकरण करती है, वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब देखो 13 के अलग अलग क्लोज है। अब आजकल क्या है कि परीक्षा का जो पैटर्न जो बदला है, पहले क्या पूछते थे अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है, 10 में क्या है, 14 में क्या है। अब क्या पूछते हैं 13(1) में क्या है, 13(2) में क्या है। ठीक है, तो हम सब क्लोज के साथ पढ़ेंगे इसको, सिर्फ क्लोज नहीं, सब क्लोज के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(1) में है आच्छादन का सिद्धांत। अनुच्छेद 13(1) में है आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है, आपके आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि भाई संविधान लागू होने से पहले की जो विधियां हैं, यानी पूर्व की जो विधियां, संविधान लागू होने से पूर्व की जो विधियां हैं, अगर ये विधियां क्या करती है, मूल अधिकारों का न्यूनीकरण करती है, मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, तो ये विधियां क्या हो जाएंगी, अगर मूल अधिकारों को क्या करती है, तो ये विधियां क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएंगी। जहां तक वो मूल अधिकारों का न्यूनीकरण कर रही है वहां तक शून्य हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि
कुछ विधियां जो संविधान से पूर्व बनी हुई हैं और वो मूल अधिकारों का क्या करती है, न्यूनीकरण करती है, मूल अधिकारों को कम करती है, तो वो विधियां वहां तक क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएंगी। लेकिन पूर्ववर्ती मामलों के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, मूल अधिकारों का न्यूनीकरण करेगी, वो तो समाप्त हो जाएगी, वहां तो जीरो हो जाएगी। लेकिन अन्य जो पूर्ववर्ती मामले हैं उनके लिए कानून के रूप में कार्य करती रहेगी, इसलिए इसको कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। याद रखना 13(1) में लिखा है आच्छादन का सिद्धांत, वो विधियां जो पूर्व में बनी हुई है और मूल अधिकारों को न्यून कर रही है, कम कर रही है, प्रभाव डाल रही है, तो वो वहां तक, जहां तक वो प्रभाव डाल रही है वहां तक शून्य मानी जाएंगी। लेकिन अन्य जो पूर्ववर्ती मामले हैं उनके लिए वो वैसे ही काम करती रहेंगी, इसलिए इसको कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ये हो गया 13(1) में। किसमें है? 13(1) में। अब देखो 13(2), अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? पृथक्करण का सिद्धांत। अनुच्छेद 13(2) में क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत। अब पृथक्करण के सिद्धांत में क्या है? देखो, पृथक्करण के सिद्धांत में यह है कि नवीन विधियां, कोई नई विधि बनाई गई है और वो क्या कर रही है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को क्या कर रही है? कम कर रही है या प्रभाव डाल रही है, ऐसा कुछ कर रही है, तो क्या होगा? ये तो था पूर्व विधियां, पहले ही बनी हुई थी ये विधियां तो, और ये जो है वो नवीन विधियां है, ये पहले बनी हुई नहीं थी, ये बाद में अब जो है वो न्याय इसके द्वारा बनाई जा रही है। तो क्या होगा? कि जो न्यायालय है इनकी क्या करेगा? समीक्षा करेगा। न्यायालय इन विधियों की क्या करेगा? समीक्षा करेगा, और वो बिंदु जो फंडामेंटल राइट्स को कम करते हैं उन्हें निरस्त कर सकेगा। इसको कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। देखो एक बार फिर से समझो कि जो पूर्व की विधियों की बात कर रही है वो तो आच्छादन का सिद्धांत आ गया। अनुच्छेद 13(2) कहता है पृथक्करण का सिद्धांत, कि कोई विधि बनाएगी, कोई कानून जो है वो नया बनाया गया। अब उस पूरे कानून के अंदर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मूल अधिकारों पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं, तो हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट उनकी समीक्षा करेगा उस विधि की, और जो जो प्रभाव, जो जो पॉइंट जो है वो मूल अधिकारों को इफेक्ट कर रहे हैं उनको क्या कर सकता है? निरस्त कर सकते हैं। यानी पूरी विधि को निरस्त करने की जरूरत नहीं है, जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं ना उनको वो निरस्त कर सकेगा। इसको कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, इसको कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 13(3). अनुच्छेद 13(3), देखो भाई, अनुच्छेद 13(3) में क्या है? 13(1) आच्छादन, 13(2) पृथक्करण और 13(3) है विधि की परिभाषा। भाई कब से अपन कह रहे हैं विधियां ऐसे करेंगे, विधियां ऐसे करेंगे। 13(3) जो है उसमें विधि को ही परिभाषित कर दिया गया कि आप किसको विधि मानोगे। आप जो है वो किस चीज को आप विधि मानोगे और किस चीज को आप विधि नहीं मानोगे, ये चीज जो है वो किसमें बता दी गई? 13(3) में बता दी गई। ठीक है,
13(3) में क्या है, विधि को परिभाषित किया गया। अब देखो विधि की परिभाषा में क्या क्या आएगा। पहली चीज है स्थायी विधि, दूसरी चीज आती है आपकी, पहली स्थायी विधि होगी, दूसरी आ गई अस्थायी विधि, तीसरी चीज आ गई प्रत्यायोजित विधान, और चौथी चीज आ गई विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या परंपरा। बस आपको ये चार चीजें याद रखनी। विधि की परिभाषा में कौन कौन सी आ गई, स्थायी विधि। स्थायी विधि कौन सी होती है, जो संसद या विधान मंडल के द्वारा बनाई जाती है, संसद विधान मंडल द्वारा निर्मित। संसद और विधान मंडल द्वारा निर्मित है, वो स्थायी विधि होगी। ठीक है, फिर आता है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि के अंदर क्या आता है, देखो अस्थायी विधि में आता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर आता है प्रत्यायोजित विधान, तो इसमें शासकीय आदेश आते हैं। शासकीय आदेश में क्या आता है कि भाई संसद क्या करती है, कानून बनाने के बाद में मंत्रिमंडल को सौंप देती है, कार्यपालिका को सौंप देती है कि वो इससे संबंधित जो है वो सर्कुलर और आदेश जारी करे, उसको कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, वो फिर ऑर्डर जारी करते हैं, तो वो ऑर्डर भी जो है वो किसकी परिभाषा में आएंगे, विधि की परिभाषा में आएंगे। और कोई ऐसी पुरानी परंपरा चली आ रही है जो विधि का बल रखती है, वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। ठीक है, ऐसी कोई पुरानी परंपरा चली आ रही है जो विधि का बल रखती है, वो भी इसके अंदर शामिल की जाएगी। तो बात समझ में आ गई भाई। 13(3) में क्या है, विधि की परिभाषा। 13(3) में क्या है, विधि की परिभाषा, जिसमें स्थायी विधियां विधानमंडल और संसद द्वारा बनाई हुई विधि। उसके बाद में आता है आपका अस्थायी, यानी अध्यादेश जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद में वैसे समाप्त हो जाते हैं या बीच में भी समाप्त हो सकते हैं। फिर आता है प्रत्यायोजित विधान, जिसमें शासकीय आदेश वगैरह आते हैं, और एक आता है विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या परंपरा उसके अंदर शामिल होती है। तो ये हो गया आपका 13(3), 13(3) हो गया। अब आते हैं अपन 13(4) में। अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है, अनुच्छेद 13(4) ये कहता है आपका इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पे लागू नहीं होगी। समझ गए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 13(4) की इस अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 13 में जो विधि की जो बात कर रहे थे ना अपन, वो किस पे लागू नहीं होगी, 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पे। इट मींस ये कहता है कि संविधान संशोधन जो है वो विधि नहीं है। ये क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन क्या नहीं है, विधि नहीं है। संविधान संशोधन को विधि से बाहर रखा गया है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। ये बात जो है वो यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो एक तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद ये संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन जो था, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है ये क्लोज जोड़ा गया था।
ये 13/4 जो है वो कब जोड़ा गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें देखो 2-3 वाद आपको याद रखने पड़ेंगे। एक सबसे पहले है एक आता है आपका गोलकनाथ, और एक तीसरा जो है वो आपका आता है केशवानंद भारती। तीसरा आता है केशवानंद भारती। देखिए शंकरी प्रसाद बनाम ये जो है 1951 का वाद था, ये आपका था 1967 का, सॉरी 1960 का, और ये था 1973 का। ठीक है, अब इसमें इन दोनों मामलों में तो क्या कहा गया? इन दोनों मामलों में तो ये बात सही बताएगी, इन दोनों मामलों में तो ये बात जो है वो सही बताएगी। लेकिन ये जो केशवानंद भारती जो मामला था, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है वो इस वाद में प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब शुरुआत के जो दोनों वाद है वो ये कहते हैं कि संविधान संशोधन जो है के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 का जो केशवानंद भारती वाद था, ठीक है, उसमें यह कहा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का, यानी मूल ढांचे का जो कंसेप्ट था वो इसके अंदर निकल कर आया। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 13। क्या हो गया? अनुच्छेद 13। ठीक है, अब समय मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा होने वाला है, 9 बज चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे पूरा हो जाए, मूल अधिकार नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कंटिन्यू जो है वो डेली आपके लिए क्लासें आ रही, आप वो क्लासेस जरूर देखें। आपकी पॉलिटी की समस्या, आपको पॉलिटी जो है वो अच्छी तरह से ट्रिक्स पे याद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।